नमस्कार, मैं हूं निर्वा मेहता और आप देख रहे हैं द अनहिंज्ड वीकली। 2025 खत्म होने आया है। सालों की यही विशेषता होती है, वो एक पॉइंट पर खत्म होते जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना साल भर की खबरों पर अनहिंज्ड हो जाए। तो चलिए करते हैं 2025 की खबरों का राउंड अप। अगर आपको लगता है कि 2025 एक नॉर्मल साल था, तो या तो आपने खबरें नहीं देखी या आपने सब देख लिया है और आप नंब हो चुके हैं। जी, क्या प्रोपेगेंडा है? ये वही साल था जहां क्रिकेट मैच फॉरेन पॉलिसी ब्रीफिंग बन गए थे। पहलगाम में टेररिज्म ने अपना धर्म रिवील कर दिया, नेताओं ने जाति की एक्सेल शीट में बदल दिया और आतंकवाद पर बहस टीआरपी की होड़ पे पिस गई। इंशाल्लाह बांग्लादेश। और दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी नोबेल पीस प्राइज के लिए न केवल इंस्टाग्राम ब्रेकअप मोड में चल रहा था, बल्कि उसने पीस प्राइज के लिए पाकिस्तानियों से एंडोर्समेंट तक ले लिया। ये द अनहिंज्ड वीकली का ईयर एंडर है। यहाँ हम खबरें नहीं सुनाते, हम बताते हैं कि कैसे सब हमें नॉर्मल क्यों लगने लगा। भाई कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना। 2025 में हमने देखा भारत पाकिस्तान मैच के बाद रन से ज्यादा हैंड जेस्चर्स, ऑपरेशन सिंदूर पर जिम्मेदारी से ज्यादा शाउटिंग, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक मरते रहे और हम हैशटैग चुनते रहे। राजनीति में शोर ज्यादा था, जवाब कम, और बीच बीच में डोनाल्ड ट्रंप आते रहे और हमें याद दिलाते रहे कि ग्लोबल सुपर पावर होना इमोशनल मैच्योरिटी गारंटी नहीं देता। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ये न्यूज रिव्यू नहीं है, ये नेशनल मेंटल हेल्थ चेकअप है। शुरू करते हैं इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट राइवलरी से। ये अब खेल नहीं, स्केच कॉमेडी बन चुका है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट राइवलरी कभी लेजेंडरी थी, अब ये एक रिहर्स ड्रामा बन चुकी है। ये एक साइकोलॉजिकल सर्वाइवल टूल बन चुकी है, खासकर पाकिस्तान के लिए। भारत आता है खेलने, पाकिस्तान आता है प्रूव करने कि हम अभी भी रेलेवेंट है। हर मैच में कोई ना कोई हैंड जेस्चर, कभी 6-0 दिखाया जाता है जैसे ट्रॉफीज नहीं थेरेपी सेशंस गिने जा रहे हैं। कभी इमेजिनरी रफेल उड़ाए जाते हैं मानो एयरफोर्स नहीं हैंड जेस्चर से वॉर लड़े जाते हो। और ये सिर्फ मेंस क्रिकेट नहीं है, विमेंस क्रिकेट में भी वही स्क्रिप्ट, वही हम बनाम वो, वही पॉलिटाइजेशन ऑफ अ स्पोर्टिंग इवेंट। आप इमेजिनरी रफेल क्रैश दिखाते हैं लेकिन अपने एयर स्पेस में फ्रीली घूमते टेरर मास्टरमाइंड्स भूल जाते हैं। आप स्कोर बोर्ड पर उंगली रखते हैं लेकिन एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट पर नहीं। आप ये नहीं बताते कि आपका होम ग्राउंड क्यों इंटरनेशनल टीम्स के लिए सिक्योरिटी रिस्क होता है। भारत जीतता है, आगे बढ़ता है, पाकिस्तान हारता है, हैंड जेस्चर्स रिपीट करता है। एक ऐसा खेल, रादर जेंटलमैन्स गेम, जो ग्रेस सिखाने के लिए जाना जाता है, पाकिस्तान ने उसको भी स्टेट फ्रस्ट्रेशन का एक्सटेंशन बना दिया है। और फिर सबसे मजेदार हिस्सा, क्रांति करने निकले थे बनकर लौटे हैं। पाकिस्तान में क्रिकेटर रिटायर नहीं होते, वो ख्वाजा हिंद वाले पॉलिटिक्स में प्रमोट होते हैं। भारत में एक्स प्लेयर्स कमेंट्री करते हैं, पाकिस्तान में एक्स प्लेयर्स कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करने बैठ जाते हैं। इमरान खान इसका परफेक्ट केस स्टडी है। क्रिकेट से मिली पॉपुलैरिटी को मुल्क चलाने की योग्यता समझ लिया, देश की इकोनॉमी गिरती रही, इंस्टीट्यूशंस हॉलो होते गए और अब कप्तान साहब जेल में है। क्रिकेट राइवलरी तब खूबसूरत होती है जब दोनों टीमें खेलें। जब एक खेले और दूसरा परफॉर्म करे तो वो राइवलरी नहीं, थिएटर है। सबसे गहरी विडंबना तो ये है कि जिस देश में इंटरनेशनल टीम्स खेलने से डरती है, वहाँ के खिलाड़ी भारत को मोरालिटी का पाठ पढ़ाते हैं। पाकिस्तान पर ही रहते बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, और यहाँ टोन बदलना जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर कोई हैशटैग नहीं था, ऑपरेशन सिंदूर कोई हैशटैग नहीं था, कोई स्टूडियो डिबेट नहीं था, और सबसे जरूरी बात, ये कोई इम्पल्सिव चेस्ट थम्पिंग एक्सरसाइज नहीं थी। ये इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशन था जिसमें लाइव्स, इंटेलिजेंस और जिम्मेदारी शामिल थी। ऑपरेशन सिंदूर ने एक साफ मैसेज दिया, देश अब स्पेक्टेटर नहीं है। ये भारत का वो मोमेंट था जब देश ने शोर नहीं मचाया, बस काम किया। कई सालों से एक पैटर्न चल रहा था, आतंक आएगा, भारत संयम दिखाएगा, दुनिया बोथ साइड्स बोलेगी, कड़ी निंदा होगी, डॉसियर्स भेजे जाएंगे और पाकिस्तान डिनायल मोड में चला जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने इस लूप को तोड़ा। ये ऑपरेशन किसी देश के खिलाफ नहीं था, ये एक इकोसिस्टम के खिलाफ था। वो इकोसिस्टम जो आतंक को नर्चर और सपोर्ट करता है, फिर उसे नॉन स्टिक एक्टर कहकर हाथ झाड़ लेता है। और यहाँ साफ बात करनी जरूरी है, दुनिया भले डिप्लोमेटिक भाषा में बोले, लेकिन दुनिया में टेरर अटैक कहीं भी हो, उसका तार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। सब जानते हैं कि आतंकवाद पाकिस्तान में एक्सीडेंट नहीं है, वो एसेट है। हार्बर करना, डिनाई करना और फिर वही विक्टिम कार्ड खेलना, ये स्ट्रेटेजी नई नहीं है, नया था भारत का रिस्पॉन्स। ऑपरेशन सिंदूर ने ये मैसेज दिया, भारत अब सिर्फ एविडेंस जमा नहीं करेगा, भारत कॉन्सिक्वेंसेस भी तय करेगा। और फिर इंटरनेशनल रिएक्शन आया। कुछ ने बोला डी एस्केलेट नाउ, कुछ ने बोला रिस्ट्रेन, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि पाकिस्तान आतंकवाद को शेल्टर देता है, क्योंकि वो बात सबको पता है, बस कन्वीनियंटली इग्नोर रहती है।
ऑपरेशन सिंदूर ने ये इल्यूजन तोड़ा कि भारत सिर्फ प्रोटेस्ट करता है, नहीं, भारत अब डिटरेंस बनाता है। और फिर एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप साहब ने ऑपरेशन सिंदूर पर ऐसी कमेंट्री दिया मानो पेंटागन छोड़कर बॉलीवुड ज्वाइन कर लिया हो। कभी कहते हैं इंडिया शुड थैंक यू, ये कौन करता है? कभी कहते हैं आई कुड हैव सॉल्व्ड दिस इन 24 आवर्स। सर, ये बिग बॉस हाउस नहीं है, ये इंडिया है। और ये वही ट्रंप है जो हर दूसरे हफ्ते नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने पर इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं, शांति का नोबेल मांगते हैं और बयान ऐसे देते हैं कि जिनेवा कन्वेंशन भी कंफ्यूज हो जाए। ट्रंप का नोबेल ऑब्सेशन ऐसा है जैसे शादी में दूल्हा खुद खड़े होकर बोले, वैसे फ्रांस बेस्ट हस्बैंड का अवार्ड तो मुझे ही मिलना चाहिए। And as if his meltdown over Nobel wasn't enough, he was also losing his mind over tariffs. ट्रंप के लिए टैरिफ्स कोई इकोनॉमिक टूल नहीं है, वो उसके लिए इमोशनल सपोर्ट पॉलिसी है। जब गुस्सा आया टैरिफ लगा दो, जब ईगो हर्ट हुआ टैरिफ बढ़ा दो। और नोबेल नहीं मिला, चाइना, यूरोप, इंडिया सब पर सरचार्ज। इकोनॉमिस्ट बोले इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मार्केट्स बोले सप्लाई चेन टूटेगी। ट्रंप बोले I have very good instincts. दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। बाकी दुनिया टैरिफ्स को लेवरेज मानती है। ट्रंप थिंक्स दिस इज रिवेंज मैकेनिज्म। नोबेल नहीं मिला लेकिन एक अवार्ड पक्का बनता है, वर्ल्ड्स फर्स्ट लीडर टू स्टार्ट अ ट्रेड वॉर बिकॉज हिज फीलिंग्स वर हर्ट। अब जरा बांग्लादेश की तरफ चलते हैं, जहां डेमोक्रेसी अब चुनाव से नहीं, स्ट्रीट प्रेशर प्लस आइडियोलॉजी कॉम्बो पैक से तय होती है। बांग्लादेश एक ऐसा देश जिसे भारत ने जन्म दिया, लेकिन आज वहां आइडेंटिटी फिर से लायबिलिटी बन गई है। अल्पसंख्यों पर हमले, हिंदुओं की हत्याएं, मंदिरों पर हमले और जवाब में साइलेंस, डिनायल, व्हाट अबाउट। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, हर हत्या के बाद वही लाइन, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है। भाई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स इतनी फ्रीक्वेंसी से कब होने लगे? और यहाँ भारत में कुछ लोग इतने बिजी थे इंटरनल कास्ट सेंसस में कि पड़ोस में हिंदूज की रिलीजियस क्लेंजिंग दिखी नहीं गई। जब भीड़ उन्मादी होती है वो पासपोर्ट नहीं देखती, वो आइडियोलॉजी नहीं पढ़ती, वो कास्ट या रिजर्वेशन भी नहीं देखती, वो सिर्फ हिंदू पहचान देखती है। और सबसे आयरॉनिक पार्ट, जिस जमात इस्लामी को कभी वॉर क्राइम्स और एक्सट्रीमिज्म का सिंबल माना जाता था, आज वही मौलवी लेक्चर दे रहा है कि देश को सही दिशा में ले जाना है। वाह शैम्पी वाह। मतलब आग बुझाने के लिए पेट्रोल को फायर चीफ बना दिया गया है। बांग्लादेश में पॉलिटिकल किलिंग्स अब न्यूज नहीं है, रूटीन अपडेट बन चुका है और जस्टिफिकेशन हमेशा रेडी रहता है। अनरेस्ट है, ट्रांजिशन फेज चल रहा है, डेमोक्रेसी मेसी ही होती है, लेकिन भाई इतनी मेसी भी नहीं होती। और अब आता है सबसे सररियल चैप्टर पर, शेख हसीना का डेथ सेंटेंस। एक महिला जिसने देश को टेररिज्म के पीक से खींचकर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तक पहुंचाया, आज उसी देश में उसे ट्रेटर बना दिया गया है। तालियां तालियां तालियां। कांग्रेचुलेशंस, आपने इतिहास को कैंसिल करके कट्टरता को रिबूट कर दिया है। असल में बांग्लादेश की ट्रेजेडी ये नहीं है कि शेख हसीना सरकार गिर गई, ट्रेजेडी ये है कि उसके बाद जो उठा वो डेमोक्रेसी नहीं था। आज बांग्लादेश एक क्रॉस रोड्स पर नहीं, वार्निंग साइन पर खड़ा है, जहां पाकिस्तान मॉडल को ऑप्शन समझा जा रहा है और अफगानिस्तान ट्रैजेक्टरी को ओवर रिएक्शन कहा जा रहा है। हिस्ट्री ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट को बार बार सिखाया है, जब पॉलिटिक्स रिलीजन की होस्टेज बनती है तो देश पासपोर्ट नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट बन जाती है। बांग्लादेश अभी भी चुन सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन या क्राउड, इंस्टीट्यूशंस या आइडियोलॉजी, फ्यूचर या फ्यूरी। बांग्लादेश इज टर्निंग इनटू पाकिस्तान 2.0, जहां पॉलिटिक्स रिलीजन की होस्टेज है, जहां मॉब डिसाइड करती है मोरालिटी और जहां इलेक्शन से ज्यादा फ्यूनरल्स मैटर करते हैं। हिस्ट्री ब्रूटल होती है, लेकिन उससे भी ब्रूटल होता है हिस्ट्री का इग्नोर करना। लेकिन अगर जमात का राइज कोर्स करेक्शन माना गया है तो फिर जो गिरेगा वो सिर्फ सरकार नहीं होगी, पूरा गणराज्य होगा। अब जरा बिहार की तरफ चलते हैं, जहां चुनाव लोकतंत्र का उत्सव नहीं, नेशनल साइकोलॉजी टेस्ट था। यहाँ वोटर से ज्यादा वोट चोरी का रोना तैयार था। एक तरफ डेवलपमेंट की बात थी, दूसरी तरफ पहले बताओ तुम कौन जात। चुनाव से पहले ही स्क्रिप्ट लिख दी जाती है, अगर जीते जनता का फैसला, अगर हारे ईवीएम, ईसीआई, सिस्टम, साजिश, लोकतंत्र सब खतरे में है। अब आते हैं कास्ट सेंसस पर, जिसे सामाजिक न्याय नहीं पॉलिटिकल एक्सरे मशीन बना दिया गया है। कौन कितने प्रतिशत है, कौन किसके खिलाफ खड़ा किया जा सकता है, किसकी गरीबी वोट बैंक बनेगी, यह सेंसस नहीं इलेक्टोरल एल्जेब्रा है। और सबसे ट्रेजिक आयरनी देखिए, जो लोग खुद को प्रोग्रेसिव कहते हैं वही दिन रात पूछते हैं जाति क्या है तुम्हारी। मॉडर्न पॉलिटिक्स, मिडीवल ऑब्सेशन। अब आते हैं फेवरेट स्लोगन पर, वोट चोरी हो रही है बिना प्रूफ, बिना ऑडिट, बिना डेटा।
एफिडेविट साइन नहीं करेंगे, लेकिन वोट चोरी हो रही है बिकॉज आई से सो। कुछ तो शर्म कर लो। इलेक्शन कमीशन जो दशकों से इंडियन डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी का बैकबोन रहा है, आज वही ईसीआई ऑपोजिशन के लिए विलन बन चुका है। क्यों? क्योंकि वो उनके स्क्रिप्ट फॉलो नहीं कर रहा। मतलब अगर इंस्टीट्यूशन आपके फेवर में काम करे तो इंडिपेंडेंट, अगर ना करे तो कॉम्प्रोमाइज्ड। जुडिशरी से लेकर मीडिया से लेकर ईसीआई से लेकर आर्मी, सब कॉम्प्रोमाइज्ड है, सब पॉलिटिसाइज्ड है ऑपोजिशन के लिए। बस एक ही इनोसेंट बचा है, राहुल गांधी खुद। ओहो। और फनी बात, हर नेता इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखकर सो कॉल्ड ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की भी ब्लश कर जाए। जब आप बार बार कह रहे हैं कि आपके वोट की चोरी हो रही है, तो आप वोटर के साइके में ये बात बैठा रहे हैं कि उनका वोट बेकार है। ये विक्टिम पॉलिटिक्स नहीं, वोटर डिसरिस्पेक्ट है। इतिहास गवाह है, इंस्टीट्यूशंस कमजोर तब नहीं होते जब सरकारें मजबूत होती हैं। वे कमजोर तब होते हैं जब लूजर्स उन्हें जलाने लगते हैं। जो हर चुनाव में सिस्टम को चोर बताए, वो असल में बता रहे हैं उसे डेमोक्रेसी नहीं, सिर्फ पावर चाहिए। तो 2025 हमें क्या सिखा कर जा रहा है? कि दुनिया पागल नहीं हुई है, हमें बस पागलपन के आदी हो। तो 2025 हमें क्या सिखा कर जा रहा है? कि दुनिया पागल नहीं हुई है, हम बस पागलपन के आदी हो गए। जहाँ क्रिकेट डिप्लोमेसी है, टेररिज्म डिबेट है, कास्ट डेटा पॉलिटिक्स है, इंस्टीट्यूशन सस्पेक्ट्स है और हर हार एक कॉन्स्पिरेसी। जहाँ मॉब्स आइडियोलॉजी तय करते हैं, हैशटैग्स इंसाफ बन जाते हैं और लीडर्स अकाउंटेबिलिटी से ज्यादा नैरेटिव मैनेज करते हैं। हमने देखा, जब बंदूक चलती है तो कास्ट मायने नहीं रखती, जब वोट पड़ता है तो ब्लेम मायने रखता है। पाकिस्तान में इंडिया हेट चलता है, बांग्लादेश में आइडियोलॉजी, अमेरिका में ईगो और इंडिया में हर तरफ शोर। सच ये है कि आतंक एक्सीडेंट नहीं होता। सच ये है कि मॉब जाति नहीं पूछती। सच ये है कि इंस्टीट्यूशंस इम्परफेक्ट होते हैं, लेकिन उन्हें जलाना सल्यूशन नहीं होता। और सच ये भी है कि लोकतंत्र सबसे ज्यादा तब मरता है जब हारने वाले खेल के नियम ही बदलने लगते हैं। आज का ये द अनहिंज्ड वीकली एपिसोड सिर्फ ईयर एंडर नहीं था, ये एक वार्निंग था। और अगर 2026 में भी हमने नॉइज को न्यूज, विक्टिमहुड को पॉलिटिक्स और आउटरीच को थिंकिंग समझ लिया, तो याद रखिए, लोकतंत्र चुराया नहीं जाएगा, हम खुद उसे हैंडओवर कर देंगे। अगले साल फिर मिलेंगे नए व्हाट द फक के साथ, नए मेल्टडाउन के साथ और उसी पुराने सवाल के साथ, ये सब नॉर्मल कैसे हो गया।